नमस्कार साथियों, दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी में पेडागोजी सेक्शन की। तो एलटी पेडागोजी में आपको जैसा कि पता है कि हम तीसरी यूनिट में पहुंच चुके हैं। अगर यूनिट के हिसाब से बात करें तो हम अपने 1/3 कोर्स को पूरा कर चुके हैं, लेकिन आप अगर चैप्टर वाइज देखेंगे तो करीब करीब 25% काम आपका पूरा हो चुका है। यहाँ तक के नोट्स आपने बना लिए हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। तो देखिए एक बात और, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगती हैं तो आप इन्हें देखिए कंटिन्यू। लेकिन अगर ऐसा नहीं लगता है तो देखिए, सबसे उपयोगी आपका समय है, इस जीवन में सबसे उपयोगी आपका समय है, तो आप अपने समय का महत्व समझिए। और अगर लगती हैं तो प्रॉपर आप नोट्स बनाइए और क्वेश्चन आंसर करिए। आज हम चैप्टर बात कर रहे हैं यूनिट 3 में सेकंड चैप्टर की। पिछले यूनिट 3 के पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था वृद्धि एवं विकास, और मैंने आपको कहा कि हम पूरे सिलेबस को साइंटिफिक तरीके से पढ़ के चल रहे हैं। पहले हमने यूनिट 1 में पढ़ा एनसीएफ। एनसीएफ मतलब भारतीय शिक्षा जगत से, शिक्षकों से और बच्चों से की जाने वाली अपेक्षाओं का एक दस्तावेज। तो हमने उसे पढ़ा। उससे भी पहले हमने सिलेबस को डिजाइन किया। तो कैसे डिजाइन किया आपने वो देख लिया होगा, उसे देख लें। अगर आप अपने आप से भी तैयारी कर रहे हैं तो उस सीक्वेंस से पढ़ने में आपको सहायता मिलेगी। दूसरा, हमने पहली यूनिट में पहला पढ़ा एनसीएफ और दूसरी यूनिट में दूसरा टॉपिक पढ़ा जिसका नाम था आरटी। तो एक तो शिक्षकों और बच्चों से की जाने वाली अपेक्षाएं एनसीएफ, और दूसरा बच्चों को मिला हुआ मूल अधिकार जिसको हम कहते हैं आरटी, तो शिक्षा का अधिकार। अब जब ये बच्चे आ जाते हैं और पिछले चैप्टर यूनिट 3 के पहले चैप्टर में हमने वृद्धि और विकास पढ़ा, तो उसमें हमने ये जाना कि वृद्धि और विकास अलग अलग तरह से अपने वातावरण से, आहार से, यौन से, इन सब से प्रभावित होता है। तो उस विकास के बीच बच्चे हमारे साथ क्लासरूम में पढ़ते हैं और उनकी बुद्धि अलग अलग प्रकार की होती है। तो ये बुद्धि क्या है, उनका सोचने का तरीका क्या है, उनके बीच हमें कैसे बेहतर तरीके से काम करना होगा एज ए फैसिलिटेटर, एक सुविधा प्रदाता के रूप में। अगर आपने सुविधा प्रदाता वाला एनसीएफ वाला ये न देखा हो कि हम शिक्षक को ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो एक बार उसे देख लें। क्योंकि हम उदारवादी शिक्षा की बात करते हैं और संरचनावादी शिक्षा की बात करते हैं। तो उसी संरचनावादी और उदारवादी शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए और आधुनिक मनोविज्ञान में शिक्षक की भूमिका को समझने के लिए आपको कुछ और लोगों के बारे में देखना पड़ेगा, जो आपको आज पता लगेगा कि बुद्धि के बारे में लोग क्या कहते हैं। अल्टीमेटली हम जब एक टीचर के रूप में बच्चों के बीच काम करते हैं तो हमारा दायित्व होता है कि हम बच्चों की बुद्धि को समझ करके, उनकी योग्यता और कौशल और रुचियों को समझ करके उन्हें सिखाने का प्रयास करें, और उनके जीवन में उनकी रुचियों के अनुसार उनके स्किल को बढ़ा करके उनके जीवन में बेहतर अवसरों का निर्माण करें। तो अवसरों का निर्माण करें, इसलिए सबसे जरूरी है कि हम बच्चों की बुद्धि को समझें। पर बच्चों की बुद्धि को समझें, इससे भी पहले जरूरी है कि हम बुद्धि नाम की चीज को समझें। तो हमारा टॉपिक है बुद्धि, इंटेलिजेंस इसे कहते हैं। इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस को हम केवल 3 हिस्सों में समझ लेंगे। आज का चैप्टर थोड़ा फैक्चुअल भी होगा, इसलिए आप फैक्ट्स को अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे और रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक करेंगे इसका अर्थ और इसकी परिभाषा, यहां से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। देखिए, हम आज एक शब्द प्रयोग करते हैं, उसका नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग यहां भी किया जा रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो आखिर बुद्धि क्या चीज है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक कैसे हम पहुंच चुके हैं, इसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चर्चा करेंगे इसके अर्थ और परिभाषा की, फिर इसके प्रकार को समझेंगे कि बुद्धि के प्रकार कितने हैं, और फिर तीसरा हम समझेंगे कि इसके मापन की, बुद्धि का जो मापन है वो कैसे हो रहा है, और इसके आधार पर हम कैसे क्लासरूम में इसका प्रयोग करते हैं। तो मनोविज्ञान के अनुसार क्लासरूम में इसका प्रयोग, इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकार और क्लासरूम में प्रयोग, इन 3 बातों को समझेंगे तो हमें ये बात स्पष्ट होगी। देखिए, बुद्धि के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो हमें ये मालूम होता है कि बुद्धि हमारे सोचने समझने की क्षमता है। अच्छा, बुद्धि के बारे में एक बात और, की
मनोविज्ञान के जगत में बुद्धि क्या चीज है, इसको लेकर के सब लोगों का एक मत नहीं है। समय समय पर बुद्धि पर अलग अलग लोगों ने विचार किया और अपनी अपनी बातें कही। तो इसके जब अर्थ और परिभाषा की बात करते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये लैटिन भाषा का एक शब्द था। ये लैटिन भाषा का फैक्चुअल में ये पूछा जा सकता है कि ये किस भाषा का शब्द है। तो एक शब्द है इंटेलिजेंस। ये जो इंटेलिजेंस शब्द है ये आया है लैटिन भाषा से, इंटेलिजेंस शब्द। और ये शब्द असल में बना इंटेडोंसिया से। इंटेलिडोंसिया शब्द भी ये लैटिन भाषा का है। ये दो शब्द जो हैं इनसे इंटेलिजेंस शब्द की शुरुआत हुई। इंटेलिजेंस शब्द प्रयोग तो किया गया बुद्धि के पर्याय के रूप में। तो ये दो शब्द हमें याद रखने होंगे और ये लैटिन भाषा के हैं, ऐसा समझना होगा। तो बुद्धि के बारे में देखिए, ये कहा जाता है कि मनुष्य के पास या जीवों के पास जो सोचने समझने की क्षमता है, उस सोचने समझने की क्षमता को ही हम बुद्धि कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम क्या सोच रहे हैं उसे देखना तो संभव नहीं है। अच्छा, मनुष्य के पास एक ब्रेन है, मस्तिष्क है। मस्तिष्क को साइंस की भाषा में कहते हैं कि मस्तिष्क को देखा जा सकता है। ये सिर के अंदर जो हमारा एक आकार है, जो जैविक संरचना है, उसे देखा तोला जा सकता है। लगभग सामान्य मनुष्य में 1400 ग्राम का एक मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क जो कार्य करता है ना, विचार करना, चिंतन करना, वही विचार और चिंतन जो है उसके सामूहिक रूप को हम बुद्धि कहते हैं। देखिए, मनुष्य को कहा जाता है कि मनुष्य विचारों का पुतला होता है। मतलब जैसा हम विचार करते हैं वैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा हम व्यवहार करते हैं, और हमारे व्यवहार से ही हमें समाज में पहचाना जाता है। और हमारे व्यवहार और पशु के व्यवहार में बड़ा अंतर है। आपने देखा होगा पिछले समय में हमने एक महामारी कोरोना को झेला। तो कोरोना महामारी के दौरान मनुष्य ही उससे पीड़ित था, पर मनुष्य ने ही उसका उपाय निकाल डाला इस महामारी का। कैसे? उसने अपनी सोचने की क्षमता के अनुसार उसका उपाय निकाला। तो मनुष्य का जो सोचना है ना, मनुष्य का जो शेष बचा हुआ जीवन है, वो उसी वजह से बच गया क्योंकि वो सोच सकता है, समस्याओं के समाधान को सोच सकता है। तो ये सोचने का जो कौशल है ना, यही असल में बुद्धि है। तो बुद्धि एक देखेंगे कि एक अमूर्त संप्रत्यय है, मतलब इसे देखा नहीं जा सकता है। बुद्धि अमूर्त संप्रत्यय है। संप्रत्यय मतलब कंसेप्ट। ये क्यों? क्योंकि यह विचारों का एक पुंज है, समुच्चय है विचारों का। तो इसे देखेंगे कि परंपरागत रूप से ऐसा माना जाता है कि ये हमारे विचारों को या विभिन्न योग्यताओं के, मनुष्य के अंदर जो योग्यताएं हैं, एक लाइन ऐसा लिख लेंगे हम, परंपरागत रूप से यह माना जाता है। मतलब नई परिभाषा तो कुछ और है, इसलिए मैं परंपरागत लिख रहा हूं। परंपरागत रूप से यह माना जाता है, क्या माना जाता है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार की योग्यताओं का, मतलब जो योग्यताएं हमारे अंदर हैं, योग्यताओं का समुच्चय है। जैसे एक चीज देखेंगे आप कि जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप ऐसी प्राकृतिक त्रासदी है जो किसी को बख्शती नहीं है। लेकिन मनुष्य की सोच को देखेंगे, उसने अर्थक्वेक रेजिस्टेंस घरों का निर्माण कर लिया। तो उसने उन घरों का निर्माण कर लिया तो वो बच गया, उसको प्राकृतिक त्रासदी से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य अपने विचारों से प्रकृति पर भी नियंत्रण करने के आंशिक प्रयास करता है। आंशिक मतलब पूरी तरह तो नहीं कर सकता, असंभव है, लेकिन आंशिक रूप से वह समाधान निकालने की कोशिश करता है। और जो समाधान निकालने की हम कोशिशें करते हैं ना, असल में वही हमारी योग्यताएं होती हैं। तो हमारे योग्यताओं के समुच्चय को ऐसा कहा जाता है कि ये बुद्धि है। अच्छा, वर्तमान में ये माना जाता है, वर्तमान में यह माना जाता है कि क्या माना जाता है, जो ये बुद्धि है ना, ये क्या है? ये स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है।
स्किल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्याओं के समाधान करने की योग्यता है कि बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। देखिए पहले हम कह रहे थे क्या, योग्यताओं का समुच्चय है और योग्यताएं चिन्हित की जा सकती हैं, उनका मानदंड बनाया जा सकता है, उनको मापा तोला परीक्षण किया जा सकता है। लेकिन जो समस्याएं होती हैं ना, वो ऐसी होती है कि उनको पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता। वो किस प्रकार की समस्या भविष्य में आएगी ये तय करना बड़ा मुश्किल है। तो देखें, जिस भी प्रकार की समस्या आ जाए, यदि व्यक्ति उसका समाधान निकाल ले तो हम कहेंगे कि वो बुद्धिमान है। इसलिए वर्तमान में ऐसा माना जाता है कि बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। ऐसा ये देखें, इसको हम बुद्धि कह रहे हैं। अब इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि वाकई में ये एक अमूर्त धारणा है, इसे देखा नहीं जा सकता है। कौन व्यक्ति किस समस्या का समाधान किस तरह से करता है, ये पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए बुद्धि के बारे में कोई ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो बुद्धि असल में क्या है अगर कहेंगे तो हमें यह पता लगेगा। इसकी परिभाषा लिखाने से पहले देखें, ये 3 विभिन्न प्रकार के कौशलों का समायोजन है जिसको हम समुच्चय कह रहे हैं। ये सेट है 3 इन कौशलों का। ऐसे देखें इसे, जैसे मान लीजिए ये बुद्धि और एक कौशल इसमें क्या है, सोचना, मतलब सोच सकना। अगर हम सोच नहीं पाते तो हम सोच सकते हैं, यही प्रमाण है कि हमारे पास बुद्धि है। और हम सोच केवल जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं उन्हीं के बारे में नहीं सोच पाते, यानी जो मूर्त चीजें हैं उन्हीं के बारे में नहीं सोच पाते। जैसे हम और आप ये सोच पा रहे हैं कि इतने वर्षों बाद, इतने समय के बाद हम एक टीचर बन जाएंगे, इस प्रकार से अपने भविष्य को संवारेंगे, इस प्रकार से अपने परिवार को संवारेंगे। भविष्य का वो समय आया नहीं है, पर हम सोच पा रहे हैं कि हम इस तरह से ऐसा काम करेंगे। जैसे आप में से कई लोग ये भी सोचते होंगे कि यदि उनको टीचर बनने का मौका मिला तो वे अपने पढ़ाए जाने वाले बच्चों को इस तरह से पढ़ाएंगे ताकि वो ऐसे बन सकें। तो ये क्या है, वो समय आया नहीं, हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम उसके बारे में सोच पा रहे हैं। तो ऐसे चिंतन को कहते हैं, ऐसे सोचने को कहते हैं अमूर्त चिंतन। ठीक है, तो एक तो सोचना, दूसरा अमूर्त चिंतन, और तीसरा ये कहते हैं कि ये जो समायोजन है ना, एडजस्टमेंट, ये जो स्किल है ये हमें बुद्धि ही सिखाती है। मतलब जैसे वातावरण में रहे उसके अनुसार ढलने की योग्यता, वो चाहे प्राकृतिक वातावरण हो या जैसे कहें भाषाई वातावरण हो, या कहें धार्मिक हो, या कहें कि भौगोलिक हो। मतलब क्या हुआ कि ऐसा स्थान जो प्राकृतिक रूप से बड़ा भिन्न प्रकार का है, जहाँ की जलवायु तापमान अलग तरह का है, या जहाँ का भूगोल अलग तरह का है, मतलब पर्वतीय स्थानों में रहने वाले लोग अचानक मैदान में आ गए तो मैदान का अलग तरह का रहन सहन होता है, उस बात को समझ पाना। तो प्राकृतिक रूप से जलवायु तापमान मौसम अलग प्रकार का हो, या भौगोलिक रूप से वहाँ का ढांचा अलग प्रकार का हो, या भाषाई रूप से कि हमारी भाषा से अलग भाषा को बोलने वाले लोग वहाँ रहते हों, या फिर धार्मिक रूप से भिन्न धार्मिक मान्यता को मानने वाले लोग रहते हों, उन सबके बीच समायोजन बना लेना ये भी बुद्धि की ही योग्यता है। तो बुद्धि में मूल रूप से ये 3 योग्यताएं होती हैं, एक तो सोचने की योग्यता, दूसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता, और तीसरा समायोजन की योग्यता। तो इन सब के समुच्चय को हम कहते हैं बुद्धि। ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई। तो ये शब्द देखें, इंटेलिजेंस है और इंटेलिडोंसिया शब्द है, ये लैटिन भाषा से बने, और ये कह रहे हैं कि ये बुद्धि अमूर्त चिंतन है और समायोजन की योग्यता है, सोचना है, और ये भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रहने की योग्यता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान को निकालने की योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं आधुनिक परिप्रेक्ष्य में। तो अब विषय यह है कि क्या कोई महत्वपूर्ण ऐसी परिभाषा है जो परीक्षा में एग्जाम में पूछ ली जाएगी? तो छोटी छोटी 2-3 परिभाषाएं, और शायद जिनको याद करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक तो वुडवर्थ ने कहा कि वुडवर्थ की एक परिभाषा है, और वो ये है क्या, इन्होंने कहा कि कार्य करने की योग्यता
क्या है? बुद्धि है। कार्य करने की योग्यता, बस इतना ही लिखा रहा हूं, कार्य करने की योग्यता। वर्क स्किल जो है ना, वही जो है बुद्धि है। अच्छा, एक बकिंघम हुए, बकिंघम ने एक बात कही कि ये जो हमारे अंदर ना लर्निंग एबिलिटीज होती हैं, सीखने की जो योग्यता होती है, उसको बुद्धि कहते हैं। ये देखें, एक काम करने की योग्यता को कह रहे हैं, एक सीखने की योग्यता को कह रहे हैं। मैं आपको वो छोटी छोटी परिभाषाएं केवल लिखा रहा हूं, परिभाषाएं अनंत हैं। ये बुद्धि के संबंध में जो जितने मतभेद हैं, इतना मनोविज्ञान में कम चीजों को लेकर के मतभेद हैं। अनेक लोग अनेक मत, ऐसा बुद्धि को लेकर के है, ठीक है। तो बकिंघम ने कहा सीखने की योग्यता को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। वुडवर्थ ने कहा कि कार्य करने की योग्यता को कहते हैं। वुडवर्थ को हम क्यों ना वुडवर्क कह लें, वर्क। अगर वर्क कहेंगे तो हमें कार्य याद आ जाएगा, और कार्य करने की योग्यता को हम क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे। और ये सीखना, लर्निंग और बर्किंघम, ऐसे इंघम, अर्निंग, लर्निंग ऐसे जोड़ सकते हैं। तो लर्निंग मतलब सीखने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। अच्छा, एक फ्रीमैन है, फ्रीमैन ने 3 बातें कही। फ्रीमैन ने एक तो वही बात कही जिसको हम अभी पढ़ रहे थे, क्या? समायोजन की योग्यता और अधिगम, समायोजन, अधिगम। और तीसरी बात इन्होंने कही कि अमूर्त चिंतन। 3 बातें, तथा अमूर्त चिंतन। ये जो अभी हमने चित्र बनाया, उसको आप इससे जोड़ सकते हैं। ये अधिगम मतलब सोचना, जैसे अभी सोचना आपने लिखा, उसी को अधिगम कह सकते हैं। तो समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है ना, इन 3 को की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। तो इन्होंने तो 3 बातों को लिखा। मान लीजिए जहां एक से ज्यादा बातें ना, 3 बातें आ जाए। ऊपर तो देखिए, इन्होंने एक बात कही सीखने की, इन्होंने कही काम करने की, तो ये 1-1 है। और ये आदमी खाली था, मतलब फ्री था, और फ्री मैन था, तो इन्होंने सोचा 1-2 बात क्या कहें, 3 बात कहते हैं। एक समायोजन, एक अधिगम और एक अमूर्त चिंतन। इन्होंने कहा इस योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं। तो 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इसके अलावा भी आपने बहुत सारी पढ़ी ही होंगी, जो पढ़ी हैं वो तो उपयोगी है ही हैं। मैंने आपको वो वाली बताई जो अक्सर एग्जाम में अभी तक पूछी गई हैं या पूछी जाती हैं। तो ये छोटी परिभाषाएं हैं, इसलिए यहाँ गलती ना हो, इसलिए मैंने आपको ये लिखा दी है। अच्छा, ये बुद्धि के बारे में जब इतना मतभेद है, तो ये सोचना तो पड़ेगा ही कि ये कितने प्रकार की होती है बुद्धि, पर लोगों ने क्या क्या बात कही। तो इस पर जरा सा चर्चा करते हैं और हम पढ़ते हैं बुद्धि के प्रकार। अब तक हम पढ़ चुके क्या? बुद्धि का अर्थ, परिभाषा और क्या? उसका शाब्दिक उत्पत्ति, यानी इंटेलिजेंस और इंटेलिडोंसिया जो शब्द हमने पढ़े, वो कहाँ से पैदा हुए? तो लैटिन भाषा से ये पैदा हुए। तो एक और बात हुई बुद्धि के प्रकार। और बुद्धि के प्रकार ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, पर मैंने इसे वैसे बनाने की कोशिश की है जिससे ये आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। आसानी ऐसे कि बुद्धि को कई तरह से, मतलब बुद्धि जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि फ्रीमैन ने कहा कि उसमें 3 एलिमेंट होते हैं, अधिगम की, समायोजन की, अमूर्त चिंतन की। और उधर वुडवर्थ ने कहा कार्य करने की योग्यता, बकिंघम ने कहा सीखने की योग्यता। तो ऐसे लोगों ने ये माना कि किसी ने माना कि एक एलिमेंट से ही बुद्धि बनी हुई है, एक तरह की स्किल को हम बुद्धि कहते हैं। किसी ने कहा नहीं एक तरह की नहीं, 2 तरह की। किसी ने कहा नहीं 2 तरह की नहीं, बहुत तरह की। तो ये 1 तरह की, 2 तरह की, बहुत तरह की मानने वाले लोगों के अनुसार ही मैंने इसे सरल करने की कोशिश की। तो एक कारक, जिन्होंने माना कि एक कारक होता है, जिन्होंने माना द्विकारक होते हैं, 2 चीजें शामिल हैं बुद्धि में ऐसे। और जिन्होंने माना बहुकारक होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं, इसे बहुलक भी कहते हैं। बहुलक प्रकार की होती है बुद्धि, ऐसा। और इसके अलावा एक और जिसमें हमने कहा एक नमूना प्रतिदर्श बुद्धि होती है। नमूना प्रतिदर्श, ये पूछा हुआ प्रश्न है, नमूना प्रतिदर्श।
और ये नमूना प्रतिदर्श असल में ये द्विकारक बुद्धि के विरोध में निकाला, इसकी आलोचना में ये निकाला गया। तो बिने, साइमन और बिने का नाम आपने सुना है, बिने, स्टर्न, हाँ याद करना पड़ेगा, हो भी जाएगा आपको, इतना कठिन नहीं है, और टर्मेन, तीन लोगों को हम मानते हैं कि इन्होंने एक कारक बुद्धि बताई है। बुद्धि में एक फैक्टर काम करता है और उसी से बुद्धि बनी हुई है, एक कारक बुद्धि इन्होंने माना। अच्छा, द्विकारक बुद्धि के बारे में आपको पहले से पता है, आपने पढ़ा भी है और याद भी है आपको। तो द्विकारक बुद्धि स्पीयरमैन ने दी थी, ये आपने पढ़ा है, स्पीयरमैन ने, और स्पीयरमैन ने क्या कहा था ये भी आपको याद है कि बुद्धि एक तो सामान्य होती है, एक विशेष होती है। सामान्य बुद्धि तो वो है जो सभी में होती है, जैसे मौका पड़ने पर हम में से सब लोग डांस भी कर लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं, अच्छा मतलब लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, मतलब जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है उन सब चीजों को हम सभी लोग करने में समर्थ हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें केवल हम ही कर सकते हैं, मतलब हम में वो करने की योग्यताएं ज्यादा होती हैं, ज्यादा अच्छी होती हैं। जैसे कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा डांस करता है, कोई अच्छा खेलता है, कोई अच्छा बोलता है, तो अलग अलग प्रकार की योग्यताएं उसको, उसने जिसको सामान्य बुद्धि कह रहे हैं हम, उसने स्मॉल जी से उसको डिनोट किया, ठीक है। तो स्मॉल जी, ये पूछा हुआ सीटेट में सवाल पूछा कि स्मॉल जी का क्या अर्थ है, तो ये सामान्य बुद्धि मतलब जनरल नॉलेज, ठीक है। और जनरल नॉलेज क्या है, ये सभी में समान रूप से होती है। जैसे दूसरी होती है विशिष्ट बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस कहते हैं इसको, विशिष्ट बुद्धि। और विशिष्ट बुद्धि के लिए उन्होंने कैपिटल एस का प्रयोग किया, स्पेशल इंटेलिजेंस। तो ये सामान्य बुद्धि, ये विशेष बुद्धि, ठीक है। अब देखिए, जो व्यक्ति अपने जीवन में जो भी करता है, जैसे सचिन तेंदुलकर अच्छा क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हुए, लेकिन देखेंगे कि कोई व्यक्ति अच्छा गाना गाता है, अच्छा गाना गाता है मतलब किसी किसी का भी आप नाम ले सकते हैं, तो वो सिंगर, अच्छा सिंगर है। हर व्यक्ति के अंदर अलग योग्यता है, मतलब वो सभी योग्यताएं जो सामान्य लोगों में होती हैं वो उनमें भी हैं, लेकिन कोई एक योग्यता ऐसी है तो उसको स्पीयरमैन ने स्पेशल इंटेलिजेंस कहा। और ये जो बहुकारक सिद्धांत है ना, इसे बहुलवादी सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत कहते हैं। तो इसका प्रतिपादन जो था ना, ये थॉर्नडाइक ने किया था, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। तो थॉर्नडाइक को इसका पिता माना जाता है ये बहुकारक सिद्धांत का, मतलब बुद्धि कोई एक ही चीज नहीं, बहुत सारी चीजों से बनी है, ये मानते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें और भी लोग हैं, जैसे थर्स्टन हैं, जैसे गैरेंट हैं, और जैसे इसके अलावा एक लोग और जिनको हम स्टर्नबर्ग कहते हैं। अभी मैं इनके सिद्धांत भी आपको लिखा रहा हूं, जो पूछे हुए हैं केवल उनकी बात कर रहे हैं, पढ़ने को इस चैप्टर में बहुत कुछ है। तो थर्स्टन, गैरेंट, स्टर्नबर्ग, इसके अलावा गिलफोर्ड भी, गिलफोर्ड के सिद्धांत से अपसारी और अभिसारी चिंतन अक्सर पूछा जाता है, वो आगे भी हमारे काम आएगा जहां हम सृजनशील बच्चों को पढ़ेंगे। तो ये गिलफोर्ड का चिंतन है, और इन्होंने 5 अलग अलग चीजों से मिलकर के बुद्धि का निर्माण, चिंतन की 5 तरीके की बातों को कहा है। इसे अभी पढ़ते हैं। तो ये लोग मानते हैं कि ये थॉर्नडाइक, थर्स्टन, गैरेंट, स्टर्नबर्ग, गिलफोर्ड जो है, ये मानते हैं क्या, बुद्धि बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बनी होती है। एक जो ये नमूना प्रतिदर्श था ना, ये इसमें मैं एक ही नाम लिख रहा हूं, थॉमसन ने इसे दिया था। और थॉमसन ने इसे इनके ये द्विकारक सिद्धांत के आलोचना में दिया था, मतलब इसमें जो कमी रह गई, इन्होंने कहा कि 2 ही तरह का होता है, ये सामान्य बुद्धि होती है, विशिष्ट बुद्धि होती है। इसके अलावा एक और हम अभी पढ़ेंगे, मतलब इसी में अगर आप लिखना चाहें तो एक चीज और मेंशन कर सकते हैं, क्या, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत। इसको अलग से पढ़ेंगे, चूंकि इससे प्रश्न अलग प्रकार के आ जाते हैं, तो अलग से पढ़ लेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का। ये पढ़ते हैं, इसे अभी एक्सप्लेन करते हैं। एक ये भी हो गया। तो थॉमसन ने ये कहेगा कि द्विकारक सिद्धांत की आलोचना निम्न में से किस एक ने की। देखो यहां पर आपको एक तो
थॉर्नडाइक दिखाई दे रहे हैं, एक थर्स्टन दिखाई दे रहे हैं, एक थॉमसन दिखाई दे रहे हैं, इनमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखो थॉर्नडाइक और थर्स्टन दोनों एक ही तरफ हैं, मतलब इन्होंने बहुकारक सिद्धांत दिया। एक है इसमें ये थॉमसन, तो इन्होंने आलोचना की किसकी? द्विकारक सिद्धांत की आलोचना की। द्विकारक सिद्धांत की आलोचना करते हुए इन्होंने ये सिद्धांत दिया। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत की आलोचना किसने की? तो ये थॉमसन ने की। ठीक, अब देखें ये बिने स्टर्न टर्मेन एक कारक बुद्धि के बारे में अभी हमने बिने साइमन परीक्षण भी पढ़ना है, स्टर्न और टर्मेन को भी पढ़ना है। जब हम अभी बुद्धि लब्धि करेंगे, मतलब बुद्धि का मापन समझेंगे, तो बुद्धि के मापन में इन्हें हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इनके बारे में केवल इतना ही जानना है, इन तीनों ने एक कारक बताया। और द्विकारक में एक ही नाम याद रखना है, स्पीयरमैन, और ये नमूना प्रतिदर्श में भी एक ही नाम याद रखना है, थॉमसन। ठीक है, अब कंफ्यूजन खत्म। बिने स्टर्न टर्मेन एक कारक में और द्विकारक में स्पीयरमैन, और ये थॉमसन हो गए द्विकारक की आलोचना करने वाले, तो ये हो गया नमूना प्रतिदर्श। इसके अलावा ये बहुकारक सिद्धांत में बहुत सारे लोगों के नाम हैं, इनमें से तीन लोगों को हम अलग से पढ़ते हैं अभी, गेरेंट को, स्टनबर्ग को और गिलफोर्ड को यहाँ अलग से बता रहा हूं। लेकिन उसके अलावा आप बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का जानते ही हैं, उसके बारे में भी अलग से पढ़ रहे हैं, तो बस याद करने की इतनी ही बातें हैं। ठीक, देखें ये जो लोग हैं ये बुद्धि के बारे में बता रहे हैं कि बुद्धि क्या चीज है। अच्छा, आज तक भी इस बात का तो बड़ा डाउट है। मैं आपको कह रहा हूं कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए हैं। और आपने देखा होगा वो अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति बनी, और वो मूर्ति अब पलकें भी झपका रही, गर्दन भी घुमा रही है। आखिर कैसे? तो आप में से बहुत लोग ये बता रहे हैं कि वो एआई के थ्रू हुआ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब एआई वो सब करने में समर्थ है जो हम नेचुरल बुद्धि से नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब एआई हमें ये बता रहा है कि हमें वो काम भी करवाने की योग्यता हम में है जो काम साधारण बुद्धि नहीं कर सकती। इसका मतलब बुद्धि उस जगह तक पहुंच गई है, मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता उस जगह तक पहुंच गई है जिस जगह तक सामान्य मनुष्य की बुद्धि से सोचा नहीं जा सकता है, जो काम सामान्य बुद्धि से नहीं किया। अब वो मूर्ति जो पलकें झपका रही है या गर्दन घुमा रही है, वो सामान्य बुद्धि से नहीं किया जा सकता है। भविष्य में आपने ऐसा सुना होगा कि भविष्य में ऐसा भी होगा, एआई के थ्रू हमारे विचारों पर दूसरों का कंट्रोल होगा। वो कैसा समय होगा अभी उसके बारे में कहना संभव नहीं है, पर एआई ने वो सब चीजें कर दी हैं। तो वो ए और आई जो आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस है, असल में वो इंटेलिजेंस यही है जिसकी बात हम कर रहे हैं। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बुद्धि क्या है इसके बारे में अभी भी सोचना शेष है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा, ऐसा कहा जाता है कि हमारी सनातन परंपरा में जो उपनिषद हैं उनमें वह ज्ञान लिखा जा चुका है। कौन सा? जो मनुष्य आज से कई शताब्दियों के बाद सोच की अंतिम सीमा तक पहुंचेगा, उस ज्ञान को हमारे यहाँ उपनिषदों में सोच करके लिखा जा चुका है। यानी हमारे यहाँ उतना ज्यादा सोचा जा चुका है जितना भविष्य में सोचा जाएगा किसी बुद्धि के द्वारा। इसका मतलब पहले भी हम ऐसा सोच चुके हैं, बस उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से डिफाइन करना शेष है। ठीक, तो हम न्यूनतम वो कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन सही हो जाए। हमारा वर्तमान में ऐसा तो उद्देश्य नहीं है कि बुद्धि के उस अंतिम सीमा तक सारे रिसर्च अनुसंधान को हम समझ लें, लेकिन हमारा इतना उद्देश्य जरूर है कि हम एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के स्वरूप को समझ लें। तो मैंने आपको कहा क्या? मैंने कहा एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, और फिर नमूना प्रतिदर्श, और फिर उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इसकी बात करते हुए ना मुझे आपको एक बात कहनी है, ये जो गेरेंट है ना, गेरेंट ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई। गेरेंट के अनुसार ये बुद्धि के 3 कारक होते हैं। यहां से सवाल पूछा है इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूं। देखिए, बुद्धि एक तो होती है सामाजिक। हाँ, समाज में जो समायोजन सिखाती है उसको सामाजिक बुद्धि कहते हैं। और एक होती है भौतिक चीजों के प्रति जो हम सोच पाते हैं, उसको कहते हैं मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि देखो हमेशा
क्या सोचती है? स्थूल चीजें, भौतिक चीजें जिनको हम देख पाते हैं उनके बारे में सोच पाना, तो इसे स्थूल बुद्धि भी कहते हैं। ठीक है, स्थूल बुद्धि। और यह कहते हैं मूर्त बुद्धि, दिखाई देने वाली चीजों के बारे में सोचने की योग्यता। अच्छा, दूसरी होती है अमूर्त बुद्धि। अब आप देखें, ये सारी चीजें कोरिलेट कर रही हैं। एनसीएफ ने ये सब बातें कही थी आपसे, और आगे जब हम वृद्धि और विकास में पढ़ रहे थे तो वो भी हमने कहा था। इसलिए पिछले वीडियोस को फॉलो जरूर कर लें, तभी आप इस तरह से साइंटिफिक तरीके से मनोविज्ञान को समझेंगे। मतलब हमारी तरफ से डेली आईएएस एकेडमी की ओर से जो अलग काम किया गया है वो यही किया गया है कि हमने पूरे मनोविज्ञान के टॉपिक्स को मनोविज्ञान की तरह से सजाने की कोशिश की ताकि हम समझ सकें। देखिए, मैंने कहा था ना, पहले हम शिक्षा के संविधान को, फिर हम बच्चों के मिले अधिकार को, फिर बच्चों के पैदा होने से उनकी वृद्धि और विकास को समझेंगे। और उसे समझते हुए अब हमें यह समझ में आया कि हम उसकी बुद्धि को समझ रहे हैं, और अगले हिस्से में हम इसके व्यक्तित्व को समझेंगे। और जब बुद्धि और व्यक्तित्व को समझ लेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, फिर वो बच्चा समाज में प्रवेश करेगा तो उसका सामाजिकरण होगा। तो वो सामंजस्य कैसा करता है, ऐसा लिखा है, टॉपिक लिखा है, सामाजिकरण और सामंजस्य एक टॉपिक है, फिर हम उसे समझ लेंगे। वही हमारी यूनिट 4 है। इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि हमारा सिलेबस इतना लंबा चौड़ा नहीं है अगर उसे साइंटिफिक तरीके से सजा दिया जाए, और आप लोग उसे साइंटिफिक तरीके से उसे समझिए। ठीक, तो एक होता है अमूर्त बुद्धि, या इसी को हम कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि। देखें, हम कहते हैं ना उसके सोचने का तरीका बड़ा बारीक है, वो बहुत बारीक इंसान है। मतलब वो उन चीजों के बारे में सोच पाता है जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, इसका प्रयोग देखें आप कहाँ होता है? राजनीति में बड़ा प्रयोग होता है। जो समीकरण हमें साधारण मनुष्य को समझ में नहीं आते, राजनीति में ऐसे समीकरण जोड़े जाते हैं, अमूर्त, जो दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा समीकरण जोड़ दिया जाता है। तो गैरेंट ने ना बुद्धि के ये 3 प्रकार के 3 एलिमेंट बताए, 3 चीजें बताई। एक बुद्धि होती है सामाजिक बुद्धि, और दूसरी होती है मूर्त बुद्धि, और तीसरी होती है क्या? अमूर्त बुद्धि। ठीक, ये तो गैरेंट ने बताई। इसके अलावा 3 बुद्धि बताने वाले एक स्टर्नबर्ग हैं। इनको भी मैं केवल ऐसे ही लिखा रहा हूं ताकि आपको केवल प्रश्नों के फॉर्म में ये बात याद रहे। और स्टर्नबर्ग के सिद्धांत को आपको शायद याद होगा, त्रितंत्र सिद्धांत कहते हैं। त्रितंत्र सिद्धांत, तो ये सीधे सीधे पूछा हुआ सवाल है कि निम्न में से बुद्धि का त्रितंत्र या त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया? त्रितत्व सिद्धांत ये पूछा हुआ है। तो स्टर्नबर्ग ने त्रितत्व या त्रितंत्र सिद्धांत दिया, और इन्होंने बताया कि बुद्धि ये 3 तरह की योग्यता है। एक विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है, विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है। इसके लिए एक और नाम मैं अभी आपको लिखाता हूं। एक विश्लेषणात्मक बुद्धि के अलावा बुद्धि होती है, उसको कहते हैं व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि, ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि। थोड़ा सा बोरिंग आपको लग सकता है, लेकिन है नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं बुद्धि के स्वरूप को समझना। यहीं से हम देखिए मनोविज्ञान की असली बात, जब आप पढ़ेंगे ना शिक्षण और अधिगम, तो आपके लिए बहुत छोटा हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि हम यहाँ सब समझे हुए रहेंगे। तो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को समझना, समावेशी शिक्षा को समझना, सृजनशीलता को समझना, मूल्यांकन को समझना और मूल्यांकन के उपयोग को समझना कठिन नहीं रहेगा। तो ये शुरुआती चैप्टर कुछ लंबे हो सकते हैं, बाद के चैप्टर बहुत छोटे हो जाएंगे आपके लिए। यही बातें बार बार रिपीट होंगी, अलग अलग एंगल से प्रयोग की जाएंगी। ठीक है, एक विश्लेषणात्मक बुद्धि, एक व्यवहारिक बुद्धि, और तीसरी होती है सृजनात्मक बुद्धि। ठीक है, ये 2 लोगों के बारे में मैं आपको कह रहा हूं, केवल गैरेंट के बारे में और स्टर्नबर्ग के बारे में। अब क्या हुआ कि इनके बारे में उसने ये पूछा कि स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि शामिल नहीं है। देखिए, ये प्रश्नों का प्रकार बता रहा हूं मैं। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि शामिल नहीं है? एक ऑप्शन उसमें ये सामाजिक बुद्धि को ऑप्शन में ले लिया गया। एक तो यही लिया गया, विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, और तीसरा ऑप्शन ये था। तो गैरेंट के उसमें सामाजिक बुद्धि है, स्टर्नबर्ग के उसमें नहीं है। इसको देखिए, इसके लिए ना एक बुद्धि कहते हैं अवयवभूत। अवयवभूत मतलब होता तो दरअसल ये है, जो फिजिकल चीजें जो हमें दिखाई देती है ना, ये वाली है स्थूल बुद्धि में जो चीजें दिखाई देती हैं, फिजिकल होती हैं,
उनके बारे में सोचने की योग्यता को ही इन्होंने कहा क्या, विश्लेषणात्मक बुद्धि या अवयवभूत बुद्धि, या ये एलिमेंट्स को देख करके पैदा होती है हमारे अंदर बुद्धि, तो इसे कहते हैं क्या, घटकीय बुद्धि। घटक को देख करके, एलिमेंट्स को देख करके घटकीय बुद्धि इसको कहते हैं। ठीक, ये एक ही बात है। घटकीय बुद्धि कहें, अवयवभूत बुद्धि कहें, या विश्लेषणात्मक बुद्धि कहें। देखिए विश्लेषण किसका, जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जिनको हम उठा सक रहे हैं, तोल सक रहे हैं, नाप सक रहे हैं, उनके बारे में चिंतन करने की योग्यता को ही हम विश्लेषण कहते हैं। अच्छा, व्यवहारिक बुद्धि को भी एक और नाम दिया उन्होंने, इसे कहते हैं कि हम कितना चीजों को कोरिलेट कर पाते हैं। देखो व्यवहार तो तभी करते हैं ना हम, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, नाव में बैठने का फैसला हम तभी करते हैं जब हमें यह समझ में आ जाता है, कौन सा, भले हमें आर्किमिडीज का सिद्धांत उस समय ध्यान नहीं रहता हो, लेकिन ये बात समझ में आ जाती है कि नाव में बैठेंगे तो ये डूबेगी नहीं, क्योंकि इसका वजन पानी से हल्का है। ये पानी को जब हटाएगी तो उतना ही हटाएगी जितना इसके ऊपर वजन डाला जाएगा। ठीक है, तो इसी को प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारा व्यवहार किससे निर्मित हुआ, ये जब हमने भौतिक चीज का विश्लेषण किया तो उससे हमारा व्यवहार निर्मित हुआ, और उसी को हम कहते हैं क्या, संदर्भगत बुद्धि। मतलब हम उसे अप्लाई करते हैं, संदर्भगत बुद्धि। ठीक, अब देखें, अवयवभूत बुद्धि, संदर्भगत बुद्धि, और तीसरी को कहते हैं आनुभाविक बुद्धि। आगे इसका प्रयोग, आनुभाविक बुद्धि का प्रयोग पता कहाँ होगा, जहां हम बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिभाशाली बच्चे पढ़ेंगे, सृजनशील बच्चे पढ़ेंगे, मंदबुद्धि बच्चे पढ़ेंगे, और अलग अलग शारीरिक मानसिक चुनौतियों से जूझ रहे बच्चों के बारे में पढ़ेंगे, और वो हमारी क्लास में बैठे होंगे, जिस क्लास में हम पढ़ा रहे होंगे। क्यों बैठे होंगे, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा का जो स्वरूप है वो समावेशी शिक्षा का है, एक ही क्लास में सबको शामिल करना है, इसलिए एक ही शिक्षक में सभी प्रकार की बुद्धियों का आना बहुत जरूरी है। और जो इस वातावरण को समझ लेगा, क्लासरूम के वातावरण को, कि एक ही क्लास में सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ सिखाना है और उनकी रुचियों के अनुसार सिखाना है, तो इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें, एक है आनुभाविक बुद्धि। आनुभाविक बुद्धि क्या, जैसा हम अनुभव करते हैं उसके आधार पर कुछ नया नया निकालते हैं। वो आपने देखा होगा ना, उस एक मूवी में वो सलमान खान की मूवी में वो चश्मा पीछे डाल लेता है, चश्मा पहनने का एक नया तरीका उसने इजाद कर लिया। ऐसे तो सभी पहनते हैं, ऊपर भी सभी पहनते हैं, लेकिन उसने पीछे से पहनना शुरू किया। ये क्या है, ये है एक नया तरीका। तो जो काम को ना नए तरीके से करते हैं, हर काम को नए तरीके से करना, ये कहलाता है सृजनशीलता। और सृजनशीलता कब आती है, जब हम कुछ नया अनुभव करते हैं। तो हमारे यहाँ मनोविज्ञान में कहते हैं, किसी प्रकार की रिक्तता का अनुभव करने वाले लोगों में सृजनशीलता होती है। रिक्तता का अनुभव देखिए कैसे, इसे समझें, सृजनशील में समझेंगे, पर मैं एक उदाहरण से समझा रहा हूं आपको। जैसे मोबाइल आपके हाथ में आया तो ये दो ही काम करता था, क्या, एक तो फोन कर पाते थे आप, एक मैसेज कर पाते थे, दो बात करते थे। लेकिन देखिए समय के साथ साथ इसमें टॉर्च भी आ गया, इसमें स्क्रीन में सारा ये सब टीवी का सारा काम करने लगा, इंटरनेट का, मतलब कंप्यूटर से इंटरनेट हम एक्सेस कर पाते थे, लेकिन अब ये इंटरनेट का भी काम करने लगा। अब ये गाने बजाने का काम करने लगा, ये यूट्यूब के थ्रू सब, ये जो इसमें चीजें इजाद हो गई, आखिर किसी व्यक्ति ने ये महसूस किया होगा कि जेब में रखी जाने वाली इस छोटी सी डिवाइस में और क्या क्या जोड़ा जा सकता है, उसी को कहते हैं हम सृजनशील चिंतन। मतलब नया क्या जोड़ा जा सकता है, कब आता है ये, जब हमारे पास आनुभाविक बुद्धि आती है। आनुभाविक बुद्धि कब आती है, जब हम व्यवहार करना सीखते हैं। और व्यवहार करना कब सीखते हैं, जब हम किसी चीज का विश्लेषण करते हैं। तो स्टर्नबर्ग ने ये तीन बातें कही। विश्लेषणात्मक बुद्धि, उसी को अवयवभूत या घटकीय बुद्धि कहते हैं, जो स्थूल चीजों को देखकर बनता है। इसी से हमारा व्यवहार बनता है, जिसको हम कहते हैं संदर्भगत बुद्धि, और इसी से हम नया कुछ करने के बारे में सोचते हैं, जिसको हम कहते हैं सृजनशील बुद्धि। तो ये तीन प्रकार का स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत दिया, और गैरेंट ने सामाजिक मूर्त, स्थूल और अमूर्त बुद्धि का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो निम्न में से एक प्रश्न में मैं आपको लिखा दे रहा हूं, प्रश्न प्लीज लिख लीजिएगा। क्या निम्न में से मैं
उस प्रश्न को पलट के लिखा रहा हूं। अभी हम प्रश्नों की श्रृंखला करेंगे, आप प्रश्नों की श्रृंखला लगातार फॉलो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। वहां से एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐप पर ये सब चीजें आपको एडवांस में मिल रही हैं। उसमें आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स भी मिल रहा है, जो ऑथेंटिक नोट्स हो सकता है। आपको एमसीक्यू का सॉल्व भी मिल रहा है। तो जो लोग वहां से सीरियसली फॉलो कर रहे हैं उनकी तैयारी बहुत आसान है, और आप बिल्कुल भरोसे पर रहिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो एक प्रश्न देखें, मैं पूछे हुए प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछ रहा हूं। निम्न में से गेरेंट के बुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है, के बुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है, सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है उसकी बात करते हैं। नहीं है, ये ऑप्शन ए है आपका, मूर्त बुद्धि, बुद्धि बी है अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, और सी है सामाजिक बुद्धि, और डी है ये जो सृजनात्मक बुद्धि होती है उसकी बात, सृजनात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। तो ये दिया था स्टर्नबर्ग ने, इसलिए आपका आंसर क्या है? इसलिए आपका आंसर देखिए, मूर्त बुद्धि अमूर्त बुद्धि, ये कहा है इन्होंने, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। इसी की जगह पर ऑप्शन, ये मूर्त की जगह स्थूल बुद्धि और अमूर्त की जगह सूक्ष्म बुद्धि भी हो सकता है। तो स्थूल बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि और सामाजिक बुद्धि तीनों 100 हैं, देख लीजिए। क्या ये स्थूल, सूक्ष्म और सामाजिक, इसके बारे में कहा था गेरेंट ने, ठीक, ये आपको याद हो गया। तो जो अलग से एक 100 है ना, ये सृजनात्मक वाला, ये कहा था स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग में देखिए एक ही 100 है स्टर्नबर्ग में, ये सृजनात्मक, ये देखें, विश्लेषण या अनुभविक या अवयवभूत या घटकीय बुद्धि, व्यवहार बुद्धि और संदर्भ बुद्धि, और आनुभाविक बुद्धि और सृजनात्मक बुद्धि। तो अब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कैसे, कि जो स्टर्नबर्ग है उसमें सृजनात्मक बुद्धि है, ऐसे याद रख सकते हैं, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अभी गिलफोर्ड ने 5 चीजें बताई बुद्धि में, और उन 5 चीजों को 5 समूहों से मिलकर के बुद्धि बनी है। तो एक गिलफोर्ड की बात और कर लेते हैं बस, उसके बाद हमारे पास वही बचेगा हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने यहां तक ये बुद्धि के प्रकार को अच्छे से समझ लिया है, एक कारक, द्विकारक, बहुकारक और नमूना प्रतिदर्श और बहुबुद्धि सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक को बहुकारक बहुबुद्धि सिद्धांत का जन्मदाता माना जाता है, बहुकारक सिद्धांत का, बहुकारक बुद्धि सिद्धांत का जन्मदाता थॉर्नडाइक को माना जाता है, और बहुबुद्धि सिद्धांत का हार्वर्ड गार्डनर को माना जाता है, ऐसा, ठीक है। देखिए, जो गिलफोर्ड हैं वो कहते हैं कि इन 5 समूहों से मिल करके हमारी बुद्धि बनी होती है। किन 5 समूहों से मिलकर के बनी होती है? गिलफोर्ड के अनुसार। देखिए, अभी तक तो मैंने आपको 2 बातें कही, कौन कौन सी? गेरेंट की और स्टर्नबर्ग की। क्यों कही? क्योंकि उन्होंने 3-3 बातें कही थी, 3-3 चीजों, 3-3 प्रकार की बुद्धि होती है। तो गिलफोर्ड ने कहा कि बुद्धि क्या? 5 समूहों का योग है। हालांकि ये बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत के ही समर्थक हैं, जो थॉर्नडाइक थे जिस बात के, ठीक है। तो ये 5 समूह क्या क्या हैं? एक तो है 5 समूह में, पहला है स्मृति, मेमोरी जो है ये, और दूसरा है संज्ञान, तीसरा है मूल्यांकन, और चौथा है अपसारी चिंतन, और एक है अभिसारी चिंतन, ठीक है। अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, इनसे बनी हुई होती है बुद्धि, ठीक है। स्मृति याद करने की बात है,
याद करना, किसी चीज को मेमोराइज करना, संज्ञान किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंड करना, और मूल्यांकन तो आप जानते हैं, चीजों को कंपेयर करके, तुलना करके उनके मूल्य को जानना, उनके महत्व को समझना, मूल्यांकन। और अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, जिस पर बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन, ये दो बात ये यहां से जानने की हो जाएंगी। देखिए, अपसारी का मतलब होता है जो फैलता हो, मतलब ऐसे ऐसे बाहर की ओर ना, जो पहले से हमारे पास है उसके अतिरिक्त जो हम सोच पाते हैं, ठीक है, जो पहले से हमारे पास है जिसके बारे में हम अतिरिक्त सोच पाते हैं, वही क्या है, अपसारी चिंतन है। और एक होता है अभिसारी चिंतन, जो सिद्धांत या निगमनात्मक चिंतन पर निर्भर होता है। निगमनात्मक चिंतन मतलब पहले हमारा सिद्धांत है, उसी सिद्धांत के आधार पर हम सोचना शुरू करते हैं। तो ये ज्यादा केंद्रित सिद्धांत होता है, बाहर से आने वाली चीजें नहीं, बल्कि ये सिद्धांत पर निर्भर होता है। तो इसके बारे में अगर लिखना हो तो हम कहेंगे कि ये निगमनात्मक चिंतन पर आधारित होता है। कौन सा, अभिसारी चिंतन जो होता है निगमन पर या निगमनात्मक चिंतन पर आधारित होता है। और निगमनात्मक चिंतन हमेशा क्या होता है, निगमनात्मक चिंतन के बारे में अगर आपने पहले ये जाना सुना हो तो आपकी बात जानते हैं, आधारित होता है, क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि मतलब वो आपका ध्यान भंग हो रहा है ना, इसलिए। तो ये निगमनात्मक चिंतन क्या होता है, निगमनात्मक चिंतन होता है कि सिद्धांत से व्याख्या की ओर जाना, से व्याख्या की ओर जाना, मतलब पहले से हमारे पास कोई सिद्धांत है, हम उसी तरह से सोचेंगे। जैसे हमने कहा सभी कौवे काले होते हैं, अब हमने ये सोच लिया तो हम काले रंग का वैसा पक्षी कभी भी हमें दिखाई देगा तो हम सोचेंगे कि ये कौवा है, भले वो कोयल हो, क्योंकि हमने मान लिया काले रंग का ऐसा पक्षी इतने आकार का जो इस रंग का दिखाई देता है वो निश्चित रूप से कौवा होता है। अच्छा, फिर भविष्य में कभी हम ये सोचने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे क्या कि ऐसे ही आकार की कोयल भी होती है और कोयल और कौवे में अंतर होता है? ना, कभी नहीं, क्योंकि हमने अपने मन में एक सिद्धांत बना लिया, क्या, इस आकार इस रंग का जो पक्षी होता है वो कौवा होता है। तो ये देखो ना, ये ऐसा चिंतन होता है जो नए विचारों को एक्सेप्ट नहीं करता, नए विचारों को स्वीकार नहीं करता। और जो भी नए विचारों को स्वीकार नहीं करता उसके बारे में हम क्या कहते हैं कि वो स्वीकार नहीं करता। और जो स्वीकार नहीं करता उस चिंतन को हम कहते हैं अलोकतांत्रिक चिंतन। अलोकतांत्रिक मतलब, लोकतांत्रिक में आगे अ लगा दिया, लोकतांत्रिक वो होता है जो दूसरे के या नए विचारों को स्वीकार करता है। अलोकतांत्रिक वो है जो नई बात को स्वीकार ही नहीं कर, अब वो मानेगा ना कि काला और इस साइज का पक्षी है तो ये कौवा ही है, वो नहीं मानेगा कभी कि ऐसे ही आकार की कोयल भी हो सकती है। तो अलोकतांत्रिक होता है क्या, ये चिंतन जो होता है ये अपेक्षाकृत अधिक अलोकतांत्रिक होता है। अब इसमें जाएंगे तो ये लोकतांत्रिक हो जाएगा, हाँ इसका उल्टा हो जाएगा, लोकतांत्रिक हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, ये आगमनात्मक चिंतन वाला हो जाएगा, मतलब ये व्याख्या से, विश्लेषण से सिद्धांत की ओर जाएगा, आगमनात्मक हो जाएगा। मतलब हम देखेंगे कि बहुत सारे उस आकार रंग के पक्षियों को देखेंगे, फिर देखेंगे नहीं ये कौवा है, ये कोयल है, और संभवतः भविष्य में कोई वैसा ही दूसरा पक्षी मिल जाए जिसका रंग और आकार वैसा ही हो लेकिन वो पक्षी अलग हो, तो भविष्य में हम उस संभावना को भी रखेंगे। अभी भी हम ये नहीं मानेंगे कि इस आकार और इस रंग का होता है तो या तो कौवा होता है या कोयल होता है, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब ये दो तो हम जानते हैं, तीसरे के लिए भी गुंजाइश है, चौथे के लिए भी गुंजाइश है। तो ऐसा जो चिंतन होता है, देखिए उसी को कहते हैं आगमनात्मक चिंतन, और ये लोकतांत्रिक होता है। और ये कहां से, ये विश्लेषण से व्याख्या की ओर जाता, विश्लेषण या व्याख्या से सिद्धांत की ओर, विश्लेषण से सिद्धांत की ओर। आप में से बहुत सारे लोगों को इस पर कंफ्यूजन होता है, इसलिए ये बात, ये आगमनात्मक निगमनात्मक चिंतन की बात करना बहुत जरूरी होता है, विश्लेषण से सिद्धांत की ओर। अच्छा,
ये जो निगमनात्मक पद्धति है ना, नहीं, ये जो आगमनात्मक पद्धति है, इसकी शुरुआत ना अरस्तु ने की थी। ये आपको शायद पता भी होगा, ये फैक्चुअल है, नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये शुरुआत वहां से की गई थी। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या माना, गिलफोर्ड ने, स्मृति, संज्ञान, मूल्यांकन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, इन सब से मिलकर के क्या बनी होती है, बुद्धि, इंटेलिजेंस, इनसे मिलकर बनी होती है। अब ये मैं आपको कह रहा हूं ना, ये लगातार चिंता और चिंतन का विषय है कि बुद्धि क्या चीज है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है। लेकिन इससे पहले जो सबसे ज्यादा स्वीकार्य सिद्धांत है इस समय, न तो हम इसे मानते हैं गिलफोर्ड के ही सिद्धांत को सब कुछ मानते हैं, न गैलेंट के, न स्टर्नबर्ग के, न थॉर्नडाइक के, और न बिने के, न साइमन के, न टर्मेन के। केवल इनकी कुछ कुछ बातों को जो इन्होंने बुद्धि के संदर्भ में रिसर्च किए, उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हमने उस रूप में देखा है। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, आप में से कई लोगों को शायद ये शिकायत हो सकती है कि थोड़ा और उस तरह से भी बताया जाना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूं आपकी बात, लेकिन एक चीज याद रखिएगा प्लीज, आप इसके लिए इस समय डेडिकेटेड हैं। ये जो पढ़ाई होती है ना, ये जो स्टडी होती है, ये और ये जो प्रिपरेशन होती है ना, इसमें बड़ा अंतर होता है। स्टडी देखिए, जितना आपको इंटरेस्ट आता है, मजा आता है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में अच्छा लगता है, उसी को बार बार आपको पढ़ना अच्छा लगता है और उसी को आप पढ़ते चले जाते हैं, यदि पढ़ने का इंटरेस्ट रखते होंगे तो। लेकिन तैयारी क्या होती है ना, तैयारी थोड़ा निर्मम होती है। मतलब निर्मम मतलब इसमें ना दया करके पढ़ें, और थोड़ा सा हमको इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा है हमारे सब्जेक्ट से। सपोज आप साइंस वाले हैं, मैथ वाले हैं, म्यूजिक वाले हैं, कला वाले हैं, आपको अपना विषय तो बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ोगे, लेकिन आपको बोर करती है। तो क्या होता है ना, तैयारी आपको ये सिखाती है क्या, निर्मम होके पढ़ना होगा। आपको अच्छा लगता है कि अच्छा नहीं लगता, ये मायना नहीं रखता। देखिए आपने एक सिद्धांत पढ़ा है ना, आवश्यकता का सिद्धांत, या इसी को हम कहते हैं अब्राहम मैस्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। आगे हमें ये पढ़ना है। तो पता है इसको, इस अभिप्रेरणा को ना हाईवे ऑफ लर्निंग कहते हैं। अभिप्रेरणा को हाईवे ऑफ लर्निंग कहते हैं। सीखने का राजमार्ग है अभिप्रेरणा। और ये अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन, और ये देखिए तैयारी हमेशा ना सबसे ज्यादा मोटिवेशन मांगती है। हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन जब तक नहीं होगा तब तक तैयारी नहीं होगी। पढ़ाई तो आप कर सकते हैं, जैसे आप कर रहे होंगे, करते होंगे, लेकिन उससे हट करके आखिर देखिए, आप ये देखें कि जब कंपटीशन में हम भागीदार हो रहे हैं तो 90 से 95% लोग तो केवल इसीलिए भागीदार हुए हैं ना उसमें कि उन्हें फेल होना है। लेकिन 1 से लेकर के 5% तक पदों के सापेक्ष लोग ही तो पास हो पाते हैं। आखिर कुछ तो अलग करते होंगे। तो वो जो पढ़ाई का जो मोह है ना, मतलब जो आपको अच्छा लगता है केवल उसी को करना, ये ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं चलता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन मांगती है, और प्रिपरेशन हमेशा मोटिवेशन मांगती है, और मोटिवेशन जो होता है वो बाहरी नहीं होता। मैं आपसे कहूं कि पढ़िए, आपके घर वाले कहें, और या आपसे आपके साथी कहें, या किसी समय आपको लगे कि पढ़ना चाहिए, उससे नहीं होता है। आप अंदर से कोई ऐसा कारण रखिए अपने लिए कि आपने जो बीएड किया, जो आपने तैयारी की, जो टीचिंग के लिए ये मेहनत किया आपने, जो ये सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा आपने लिया, इसका आखिर कुछ तो उद्देश्य है। तो आप जब अपने पिछले ये डॉक्यूमेंट, डिग्री, सर्टिफिकेट, कागज देखेंगे ना, तो वो आपको बताएंगे कि आप जितने सीमित हो गए हैं उतने सीमित जीना नहीं है आपको। आप में कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं, प्लीज इनको उजागर करिए, इनका लोगों के लिए कुछ फायदा उठाइए। अपने लिए तो आर्थिक फायदा उठाएंगे ही, लेकिन समाज को आपकी योग्यताओं की बड़ी जरूरत है। इसलिए उस जरूरत को समझें तो आपको एक चीज पता चलेगी, क्या ये आवश्यकता जितनी आपकी आर्थिक है, उससे भी ज्यादा आवश्यकता है कि आपकी इस योग्यता की समाज को आवश्यकता है। आपके जो सीखने सिखाने का तरीका है वो इस पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। आप बहुत बेहतर टीचर हो सकते हैं, ये आपको सोचना होगा, और तब आपको पता चलेगा कि आपको टीचर बनने की जरूरत है। और जब आप इस जरूरत को समझेंगे तो आप
जिन चीजों में आपको इंटरेस्ट नहीं आता है उनके भी नोट्स बनाएंगे और उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार देखेंगे और वो चीजें आपको याद हो जाएंगी। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको न्यूनतम वो बातें जरूर आपके नोट्स में, आपके संज्ञान में ले आऊं कि जो एग्जाम में आती हैं, और कुछ ऐसी चीजों को इग्नोर कर दें जो एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से, पेडागोगी की दृष्टि से पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग है। तो हम उन चीजों को इग्नोर करने की कोशिश भी कर रहे हैं प्लीज। तो आप लोगों ने इस पैटर्न को पसंद भी किया है, बहुत लोगों तक शेयर भी किया है और सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ये आप लोगों की पसंद है और मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आपको तैयारी कराऊं। ठीक, तो तैयारी की ये श्रृंखला तब तक रहेगी। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर की अगर आपको बात याद हो ना, तो हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं क्या, जो बुद्धि होती है वो बहुबुद्धि होती है, बहुत प्रकार की होती है। ये गिलफोर्ड की तरह पांच प्रकार की, या स्टर्नबर्ग की तरह 3 प्रकार की, या गेरेंट की तरह 3 प्रकार की, थॉर्नडाइक की तरह नहीं, बल्कि वो बहुत प्रकार की होती है। हालांकि उन्होंने भी अभी तक केवल 9 प्रकार की बुद्धि बताई है, पर क्या, पर ये उन्होंने एक लाइन में माना है कि एक टीचर के अंदर वो सभी 9 प्रकार की बुद्धियां होती हैं। तो हम उन 9 प्रकार की बुद्धियों को समझते हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर का ये बहुबुद्धि सिद्धांत और बुद्धि का मापन और बुद्धि लब्धि का परीक्षण, उसमें भारतीय मनोवैज्ञानिकों द्वारा कैसे बुद्धि लब्धि का परीक्षण किया गया, पश्चिम में कैसे हुआ, और ये बिने, साइमन, स्टर्न ने क्या क्या काम किए, उस सबको, और ये हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को समझने के लिए आप ऐप पर से वीडियो ले सकते हैं। ऐप पर जाएं और वीडियो वहां देखें। तो हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और लगातार यूट्यूब पर आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन इन्हें डिटेल से देखने के लिए आप ऐप पर जाकर देखें। हाँ, वहां एक संशय आपको हो सकता है कि सारी वीडियोज अभी आपको नहीं मिली, तो आप लगातार उन्हें फॉलो करते रहें, लगातार उसमें वीडियोज बढ़ती चली जाएंगी, वो सारी सीरीज आपको मिल जाएगी विद MCQ, और वहां हमने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के PDF भी दिए हैं। तो प्लीज आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जिसका लिंक दिया गया है, और हम इस चैप्टर के शेष हिस्से के साथ आपको मिलते हैं ऐप पर, और बाकी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लगातार आप यूट्यूब पर वॉच करते रहें। थैंक यू सो मच।